गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार प्ले जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आप सभी जानते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर का एक बेहद उम्दा प्ले है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस प्ले को वर्ड टू वर्ड या फिर सेंटेंस टू सेंटेंस जो है अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन हम करें तो उसमें कई घंटे लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि इस पूरे प्ले में 92 पेज हैं, 92 पेज पूरे, यानी अगर दोनों साइड को हम काउंट करें तो 184 पेज हैं। अब उनको आप समझ सकते हो जब ट्रांसलेशन होगी तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपके कई घंटे ख़राब ना हो, आप मोबाइल से ना चिपको, तो इसका एक आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। गाइज़, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन कुछ आधुनिक आलोचक इसे ट्रेजी कॉमेडी भी कहते हैं। ट्रेजी कॉमेडी शब्द उस नाटक पर लागू होता है जिसमें गंभीर और हंसी मजाक के दृश्य मिले हुए हो और जिसका अंत कुछ दुखदाई हो। अब मैंने स्वयं भी इसका अध्ययन किया है और थोड़ी देर बाद आप भी इसको समझ जाओगे, तो आपको मालूम होगा कि नाटक का जो अंत होता है वो दुखदाई नहीं बल्कि सुखदाई होता है। अब इसीलिए मेरे हिसाब से भी इसे ट्रेजी कॉमेडी ना कहते हुए रोमांटिक कॉमेडी कहना ही ज़्यादा उचित होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये प्ले जो है इटली के वेनिस नगर के एक मोहल्ले में खुलता है, मीन्स वहाँ से ये शुरू होता है। अब वहाँ एंटोनियो और बेसेनियो दो परम मित्र हैं, पक्के दोस्त हैं। यानी कि एंटोनियो एक बड़ा व्यापारी है और बेसेनियो नाटक का हीरो है और बहुत ज़्यादा हैंडसम, मीन्स सोहना होता है। एंटोनियो का माल पानी के जहाज़ों द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है, मीन्स आता जाता है, और इसी तरह वो धन कमाता है। कभी कभी लोगों को वो धन उधार दे देता है, लेकिन वो कभी उस पर ब्याज नहीं लेता है और उसे हमेशा एक डर रहता है कि कहीं उसके जहाज़ डूब ना जाए, क्योंकि समुद्र में अक्सर जो तूफान के चांसेज है वो ज़्यादा रहते हैं। बेसेनियो बेलमोंट निवासी पोर्सिया से प्रेम करता है, मीन्स बेलमोंट की रहने वाली होती है पोर्सिया, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जो नाटक की हीरोइन भी है पोर्सिया, और वो उससे शादी करना चाहता है। पोर्सिया बहुत दयालु, बहादुर, सुंदर, धनी और न्याय के प्रति प्रबल भावना रखने वाली होती हैं। पोर्शिया के पिता जो मर चुके हैं, उनकी वसीयत के अनुसार वही नवयुवक जो तीन में से, यानी कि एक सोने की थी, चांदी की और शीशे की, 3 बक्से उन्होंने बनवाए थे और उन्होंने उसमें लिखा था कि एक सही बक्सा जो चुनेगा वही पोर्शिया से विवाह करेगा। यानी कि जो एक बक्सा था उनमें, उसमें जो है पोर्शिया की फ़ोटो रखी हुई थी, तो जो उसको चुन लेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्शिया जो है सोनी भी थी और धनवान भी थी, बहादुर, सब कुछ खूबियाँ थी, तो अनेकों राजकुमार और धनी लोग पोर्शिया से विवाह करना चाहते हैं। मोरक्को का राजकुमार वो आता है, जब उस तीनों बक्सों में से उसको बक्सा चुनवाया जाता है तो वो सोने का डिब्बा चुनता है, सोने का बक्सा जो होता है, जिसमें उसे एक लाश की खोपड़ी मिलती है जिस पर लिखा था, जो लोग बाहरी चमक और दिखावे से आकर्षित होते हैं वे हमेशा धोखे का शिकार होते हैं। इसी तरह अरागोन का राजकुमार चांदी का डिब्बा चुनता है, उसमें उसे एक मूर्ख का चित्र मिलता है जिस पर लिखा था, जो चुनने से पहले 3 बार नहीं सोचता वो इसी चीज़ को डिजर्व करता है। फाइनली बेसेनियो पहुंचता है और वो शीशे का बक्सा चुनता है, उसमें से पोर्शिया का चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकार बेसेनियो पोर्शिया से विवाह करने योग्य हो जाता है। उसका साथी, उसका दोस्त ग्रेसियानो भी नेरिसा से प्रेम करता है और जैसा कि वो उसके साथ आता है
नेरिशा जो कि बहुत क्लोज होती है पोर्शिया के और उसकी सेविका भी होती है, ग्रेशियानो को बहुत पसंद है, इसलिए वो भी नेरिशा से विवाह करने की चाह रखता है। इस प्रकार पोर्शिया और बेसेनियो में बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है और उनका प्रेम जो है परवान चढ़ता रहता है। इट मीन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद वे करने लगते हैं। किंतु इस परिणति तक पहुंचने में बेसोनियो तथा एंटोनियो को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बेसेनियो के लिए एंटोनियो ब्याज पर उधार देने वाले एक व्यापारी साइलोक से इस शर्त पर धन उधार लेता है कि यदि वो नियत तिथि पर धन नहीं लौटा पाया तो साइलोक उसके शरीर से एक पौंड मांस काट लेगा। चूँकि एंटोनियो एक ईसाई था और वो साइलोक की खिल्ली उड़ाया करता था, अतः साइलोक एंटोनियो से नफरत तो करता ही था, उससे बदला भी लेना चाहता था। इन परिस्थितियों के बीच एंटोनियो निश्चित समय पर धन नहीं लौटा पाता है और मामला ड्यूक के न्यायालय में चला जाता है। दूसरी ओर जेसिका, जो साइलोक की इकलौती पुत्री है, वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है और साइलोक का काफ़ी सारा धन और गहने अपने साथ ले जाती है। साइलोक बेसेनियो की विदाई पार्टी में गया हुआ था और घर की सारी चाबियां जेसिका को दे दी थी। जेसिका के भाग जाने के समाचार को सुनकर साइलोक दुख से पागल हो गया। साइलोक को अपने लड़की के जाने का इतना दुख नहीं होता है जितना उसे अपने धन के जाने का होता है। इट मीन्स क्लियर है कि साइलोक जो है वो एक लालची किस्म का इंसान है। इसी बीच समाचार मिलता है कि एंटोनियो के जहाज समुद्र में डूब गए हैं। अब रुके की अदायगी का समय भी समाप्त हो रहा है, अतः वो एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा डालने का निश्चय कर लेता है और इस प्रकार मामला ड्यूक के पास चला जाता है। ड्यूक दस्तावेज के अनुसार साइलोक को एंटोनियो के शरीर से एक पौंड मांस काटने को न्यायसंगत मानता है। ड्यूक मामले को टालना चाहता है, लेकिन साइलोक की दलील और लिखित दस्तावेज के कारण वो मजबूर हो जाता है। उसी समय जब बेसेनियो का विवाह पोर्शिया के साथ होना है, तभी उसे एंटोनियो का पत्र मिलता है कि वो परेशानी में है और साइलोक उसके शरीर से एक पौंड मांस लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। बेसेनियो और ग्रेशियानो, जो उसका दोस्त था, काफ़ी धन लेकर तुरंत वेनिस की ओर चल पड़ते हैं। पोर्शिया एक बड़े वकील बेलारियो से एंटोनियो का मुकदमा लड़ने की सलाह लेती है। इस प्रकार पोर्शिया एक नौजवान वकील के वेश में न्यायालय में प्रवेश करती है। वो भी साइलोक से दया दिखाने का अनुरोध करती है, किंतु साइलोक उसके अनुरोध को भी ठुकरा देता है। इस तरह कोई भी तर्क और कोई भी दया की अपील साइलोक को प्रभावित नहीं कर सकती। फाइनली पोर्शिया जो है साइलोक को एंटोनियो के शरीर से एक पौंड मांस लेने की स्वीकृति दे देती है, किंतु रक्त की एक बूंद भी ना बहे, यानी कि खून की एक बूंद भी ना बहे और मांस भी कम या ज़्यादा ना हो, इस बात का ख्याल रखे। और वो दलील देती है कि रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि इसका संकेत दस्तावेज में नहीं है। इस प्रकार मुकदमा साइलोक के प्रतिकूल चला जाता है और अब वो पलट जाता है और फिर कहता है कि मुझे तो केवल मेरा धन ही दे दीजिए। अब उसके ऊपर जो है आरोप लगता है कि उसने एक नागरिक के जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, किंतु ड्यूक 3 शर्तों के साथ उसे क्षमा कर देता है। 1, वो ईसाई बन जाए, 2, वो सूदखोरी बंद कर दे और 3, उसकी सारी संपत्ति जो है उसकी मृत्यु के बाद लोरेंजो और जेसिका को मिलेगी। वो दुखी मन से शर्तों को स्वीकार कर लेता है। फिर सभी प्रसन्न हो जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। एंटोनियो को ये तीनों जहाज़ों के सुरक्षित लौट आने का भी समाचार मिलता है। इस प्रकार यहूदी को उसके अत्याचार, यानी कि साइलोक को जो है उसके अत्याचार का सही दंड जो है मिल जाता है। तो फाइनली इस प्रकार नाटक 3 विवाहों के नगाड़ों एवं सहनाई बजने के साथ समाप्त होता है। पोर्शिया के साथ बेसेनियो,
जेसिका के साथ लोरेंजो तथा नेरिसा के साथ ग्रेशियानो आजीवन प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, मीन्स उनका विवाह हो जाता है। और ढोल नगाड़ों के साथ एक आनंद में, एक खुशी वाले माहौल में ये नाटक समाप्त हो जाता है। आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें आपका एंटोनियो बेसेनियो, पोर्सिया और साइलोक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। कैस्केड सीन और मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ रोमांटिक कॉमेडी, ये दो क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग।